अक्सर ये सोचते हैं हम सब ही, टू बी ऑनेस्ट, और हमारे सोसाइटी के लोग जो पढ़ लिख गए हैं और बड़ा प्रोग्रेस करना चाहते हैं कि यार ठीक है पेरेंट्स के साथ रहो लेकिन मेड्स रख दो, नौकर रख दो, हाँ कोई हर्ज नहीं है, ऑब्वियसली हेल्पर चाहिए होता है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट उनको ये सोचना चाहिए कि देखें पेरेंट्स को मेड और हेल्पर्स की ज़रूरत नहीं है ओल्ड एज में। मतलब क्या वो बैठ के मेड के साथ ही बातें करते रहें, क्या वो बैठ के हेल्पर के साथ या ड्राइवर के साथ बातें करते रहें? आप ये चाहते हैं, देखिए हेल्प करें, हेल्पर रखते हैं, लेकिन बात वो आपसे करना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जेन्युइनली दे वांट टू स्पेंड टाइम आप विद यू। यही चीज़ बच्चे के ऊपर भी लगाएं। क्या बच्चा भी चाहता है, बच्चे को सबसे ज़्यादा किसके साथ अफेक्शन होती है? वो माँ की अटेंशन चाह रहा होता है या वो मेड की अटेंशन चाह रहा होता है? ऐसे ही है। और ये सेम डायनामिक जो है ये दोनों इंसान की उसमें नेचर में जॉब है। इज डन, हमने हेल्पर रख दिया, हमने उनकी जो है ना वो इंतजामात कर दिए, ड्राइवर रख दिया है, तो बस माई आप जॉब उस इंसान की एसेंशियल नेचर के अगेंस्ट एक्ट कर रहे हैं, तो आप किस तरह एक्सपेक्ट करते हैं कि ये चीज़ जो है ये कोई बेनिफिट में जाएगी? दूसरा मैं बताऊँ, जो आप बता रहे थे कि कुछ को गिल्ट फील हो रहा था, ठीक है, कि यार पेरेंट्स को मैं छोड़ के गया हूँ, वो गिल्ट क्या मतलब वो ख़त्म हो जाएगा? वो क्या चाह रहे होते हैं कि मुझे ये वाली फीलिंग ना आए। कई दफ़ा छोड़ के चुके होते हैं, सारा कुछ कर भी रहा होता है, और बस वो इस कोशिश में होते हैं कि जो भी फीलिंग रह गई है ना वो ज़रा ख़त्म हो जाए। और व्हेन ये कौन सा ऐसा पार्ट आ जाता है अपनी लाइफ में कि आप एक बिल्कुल ही कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट किस्म के इंसान हो। दूसरा, अगर आप ना शादी के डायनामिक्स को भी अगर आप गौर करें, देखें जो बंदा एक लड़की को, यानी हमारे कलेक्टिविस्ट कल्चर में जो घर लेके आता है, ठीक है, तो उसके भी जो चलो पेरेंट्स ने इन्वेस्ट किया होता है, क्या उसका वो बंगला होता है अकेले का, उस लड़के का बंगला होता है क्या, वो अकेले बलबूते पे उसने वो सारा किया होता है? और क्या लड़की ये भी देखे कि वो जहाँ तक पली बढ़ी है वो किसने किया? वो भी पेरेंट्स नहीं किया। माँ बाप को निकाल तो नहीं सकते यानी ना, वो नहीं, माँ बाप ने वहाँ तक लेके उसे आए हैं, वही माँ बाप जो इसको भी लेके आए हैं, और दोनों का जो है एक डेट बनता है। नहीं, या तो आप इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर से आ रहे हो, फिर आप धड़ल्ले से इंडिविजुअलिस्टिक डिमांड्स भी करो। आप कलेक्टिविस्ट कल्चर से रहे हैं, आपको भी माँ बाप ने पढ़ाया है, लड़के को भी माँ बाप ने 18 साल के बाद ये नहीं कहा कि निकल जाओ यहाँ से, अब अपना करो, फिर तो समझ आती है शायद इंडिविजुअलिस्टिक माइंडसेट की। लेकिन लड़के को 30 साल तक 28 साल तक बाप लेकर चला है, माँ लेकर चली है, उसके बाद जैसे ही आप आओ, आप कहो जी कि बस अब अलग हो जाओ। वो छोड़ें अली भाई, इस लेवल ऑफ और कुछ लोग ना अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए किस लेंथ तक जाते हैं। अब ये सुने, ये यहाँ के एक कमेंट है, मैं वैसे ही आपको बता देता हूँ। एक कमेंट ये है, वो कह रहा है कि डिड दे मतलब यानी टुक आवर कंसेंट बिफोर बर्थिंग अस। उन्होंने हमारी इजाज़त ली थी हमें बर्थ करने की। अब अगर हमारी इजाज़त नहीं थी इस पूरे हमारे यानी आने में, तो फिर हमारे ऊपर क्या ऑब्लिगेशन डाल रहे हैं? आपने तो अपनी सेल्फिश रीज़न की वजह से मुझे इस दुनिया में लेके आए हो, ठीक है? तो मैंने कहा चूँकि आप अपनी सेल्फिश रीज़न की वजह से मैं दुनिया में आपको बच्चे चाहिए थे ना, तो मैंने तो आपसे नहीं कहा था, तो अब मेरे ऊपर क्यों ऑब्लिगेशन डाल रहे हो? वो खुद भी तो सेल्फिश रीज़न की ही वजह से बच्चे बेसिकली प्रोड्यूस करेंगे ना। हाँ, अगर आपने इस चीज़ के ऊपर आके सोचना है। बिल्कुल। और बड़ी वैसे अजीब सी बात है, आप यहाँ तो वो तरीका बता दें जिस तरीके से आपसे इजाज़त लेनी है, या इसका कोई तरीका है तो बता दें। अब ये जो आप देखें ना, ये माइंडसेट क्या है, कंसेंट एक तो सबसे बड़ा मोरल एंकर है, और अगर वो जी इजाज़त लिए बगैर अगर आपने कर दिया, तो आपका क्या राइट है जी मेरे ऊपर ये कहना कि जी मैं आपका ख्याल रखूं? अच्छा, ये मेरे सामने WHO का एक और जो है रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक है, क्रोनिक लोनलीनेस इज एज डेडली एज स्मोकिंग 15 सिगरेट्स अ डे, एंड इट इज़ लिंक्ड टू हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, डिप्रेशन एंड सुइसाइड एंड अल्जाइमर्स डिजीज़। अब ये जो हाइपर इंडिविजुअलिज्म के जो लोग कायल हैं, जो वेस्ट को हर चीज़ में एक मिसाल पेश करते हैं, देखिए हमारा एक जो तबका है ना, अनफॉर्चुनेटली वो इस लेवल का ब्लाइंड फॉलोअर हो चुका है वेस्ट का कि विदाउट सीइंग एनीथिंग, विदाउट डूइंग एनी क्रिटिकल थिंग, उनकी बाकी हर चीज़ पे क्रिटिकल थिंकिंग की जो है ना निगाह वो चलती है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू वेस्ट तो सारे ये औसाफ गायब हो जाते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग या क्रिटिक और दूसरे एंगल से देखना। तो दे आर बाइंग एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग ओवर देयर। बट हमें पता है हाइपर इंडिविजुअलिज्म के नुकसानात और तबाहकुन जो असरात हैं, कुछ अगर आप लोग बताना चाहें। अली भाई, इसमें ना अब हम कोट कर ही रहे हैं, तो कि एक स्टडी मैं बड़ी इंपॉर्टेंट कोट करना चाहता हूँ हमेशा, जो कि ना इस तरह का जब टॉपिक आता है ना उसमें बड़ी एसेंशियल है। वो ये है कि दिस इज़ द लॉन्गेस्ट यानी लॉन्गेस्ट स्टडी एवर कंडक्टेड इन ह्यूमन हिस्ट्री, यानी सबसे लंबी।
एंड ये कोई 90 ईयर्स तक पहुंच चुकी हुई है, यानी 90 साल हो गए स्टडी को और अभी तक चल रही है। और ये एसेंशली स्टडी थी ह्यूमन हैप्पीनेस पे कि व्हाट एक्चुअली में व्हाट आर द पैरामीटर्स जो कि एक मतलब एक अच्छी लाइफ बनाते हैं, एक हैप्पीनेस की लाइफ बनाते हैं। और इस ये स्टडी हार्वर्ड रिव्यू में भी आ रही है और बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं और उसमें कई कुछ बड़े लोग भी इन्वॉल्व थे, जैसे कि JF कैनेडी भी इनिशियली में जब बच्चों उसमें ना उसका हिस्सा था, लेकिन वो फिर निकाल दिया। लेकिन ये क्या है, ये एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है उनके ऊपर, जिसके अंदर ये डिटेक्ट किया कि थ्रू आउट लाइफ उन्होंने मल्टीपल पैरामीटर देखे कि क्या चीज़ें थी, इनकी इनिशियल कंडीशंस क्या थी, इनके दरमियान वाली कंडीशन क्या थी, इसके एंड ऑफ लाइफ कंडीशन है, कौन जो है वो ज़्यादा लंबा अरसा ज़िंदा रहा है, कौन खुश रहा है, कौन उदास रहा है। वो सारी चीज़ उन्होंने ना आप कह लें कि 90 साल तक जो है वो चल रही है, जब तक वो क्योंकि ज़िंदा है वो है। और कुछ और भी बंदे ऐड हो गए थे तो थोड़ी इस वजह से उसकी लेंथ है। और इवन मेरे ख्याल से कोई 3rd जनरेशन चल रही है साइंटिस्ट की भी जो इसको फॉलो थ्रू कर रहे हैं। अब चक्कर ये हुआ कि व्हाट इज़ द रिज़ल्ट, यानी अभी तक जो सारी रिज़ल्ट है उन्होंने क्या डिटरमिन किया कि व्हाट इज़ द कोर ऑफ हैप्पीनेस क्या है। उन्होंने कहा कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट एंड रिलेशनशिप्स, अच्छे रिलेशनशिप्स, अपने लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स जो अपने पेरेंट्स के साथ, जो अपने पार्टनर्स के साथ अच्छी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की है ना, जिसने ज़्यादा इन्वेस्ट किया उस पर, जिस पे टाइम दिया आपस में, उसकी उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उनकी ओवरऑल हैप्पीनेस वो ज़्यादा हमेशा रही है। यानी इवन आप इमेजिन करते हैं कि सेल्फ सेक्रीफाइस है। फॉर एग्जांपल कुछ स्टडीज़ आती हैं छोटी लेवल पे, वो कहते हैं कि जी जैसे स्टडी आई है कि बच्चों वाली माएँ जो हैं वो ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं या वो सैड हैं एज अपोज टू जो वो वाली है, और वो स्टडी को बड़ा कोट किया जाता है। लेकिन उसके काउंटर एक्ट में ये वाली स्टडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा लंबी, ज़्यादा रोबस्ट है, जो कि बाकायदा कहती है कि देखो ना सिर्फ बच्चों से करना, वो जो रिलेशनशिप हो वक्ती तौर पर तो आपको ज़रा स्ट्रेस होता है, आपका बच्चे का ख्याल रखना होता है, लेकिन ओवर टाइम वो क्या हुआ, वो उनके लिए हैप्पीनेस का ज़रिया बना, वो ज़्यादा सेटिस्फाइड रहे, ठीक है, और उनकी लाइफ भी बहुत लंबी रही। अब ये चीज़ जो है ये मतलब इन्हीं की कर दी हुई स्टडी, अमेरिकन स्टडी है, लेकिन ये क्या प्रोफाउंड फैक्ट शो करती है। बल्कि मैं एक पॉडकास्ट का क्लिप देख रहा था, उसमें वो फीमेल एक बैठी हुई थी जो फीमेल फेमिनिस्ट के साथ डिबेट कर रही थी। तो वो जो दूसरी थी उसने उसे ये कहा कि इमेजिन करो कि मतलब एक बड़ा ग्रॉस और बड़ा ग्राफिक उसे सीन इमेजिन कराया कि जब एक रेडिकल फेमिनिस्ट व्हेन शी इज़ डाइंग तो देयर इज़ नो वन अराउंड हर, मतलब शी डिडंट गेट मैरिड, शी चेस्ड कैरियर टू अ वेरी हाइपर क्या कहना चाहिए, बहुत ही वहशी होके या बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे जाके उसको चेस करना, हाइपर इंडिपेंडेंस को चेस करना। कंपेयर दिस विद समवन जो एशियन कल्चर में है, उसके इर्द गिर्द वो नानी है, मे बी वो दादी है, ठीक है ना, उसके इर्द गिर्द नवासे हैं, उसके इर्द गिर्द पोते हैं, मतलब एवरीवन इज़ अराउंड हर, और वो इस सीन में उसकी डेथ हो रही है। तो दिस इटसेल्फ टेल्स कि जो लोनलीनेस में जा रहा है और जो उसमें जा रहा है, तो ये बड़ा एक ग्राफिक सीन था जो आपकी बात को भी उसको करता है बैक। आप इस पे कुछ ऐड करना चाह रहे हो? अच्छा, इसके अंदर अली भाई एक चीज़ समझना बड़ी ज़रूरी है कि इंडिविजुअलिज़म की जब हम बात करते हैं ना, तो इंडिविजुअलिज़म जो है वो आपकी ज़ाहरी नीड्स पूरी कर रहा होता है। हम ज़ाहरी नीड्स को तो देख रहे होते हैं जो कि बेसिकली मॉनेटरीली भी हो सकती हैं और दुनिया की बाकी आपकी अचीवमेंट सक्सेस वगैरह हो सकते हैं, लेकिन उसके साथ जो हम रिपीटेडली बात कर रहे हैं वो एक चीज़ ये है कि जो इमोशनल फैक्टर है, जो अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर वन ऑफ द नीड्स रखी है हमारी, कि हम सोशल बीइंग्स हैं, वो इमोशनल नीड इंसान की ख़त्म हो जाती है। इसमें आप ख़ास तौर पे गौर करें कि रीसेंट रिसर्चेस हैं 2020s के अंदर कि जो इंडिविजुअलिज़म के कायल होते हैं ज़्यादा लोग, जिनकी तरफ इंक्लिनेशन होती है, उनके अंदर सुसाइडल थॉट्स का जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अच्छा। कुछ रिसर्चेस के मुताबिक, मेरे सामने एक 2021 की रिसर्च खुली हुई है, उसके अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट्स हैं जो कि ख़ास तौर पे इंडिविजुअलिज़म के कायल हैं, उनके अंदर 29% सुसाइडल आइडिएशन और अटेम्प्टेड 7% सुसाइड्स की भी उनकी बेसिकली अटैम्प्ट्स हैं, जो कि ऐसे स्टूडेंट्स जो इंडिविजुअलिज़म की तरफ कायल होते हैं। सो यानी ये बात समझना ज़रूरी है कि वो क्या चीज़ है जो कि ज़ाहिरी तौर पे उनके पास सब कुछ होने के बावजूद उनको ये चीज़ें करने की तरफ मजबूर करती है। इसीलिए अगर आप गौर करें तो हमारी शरीयत के अंदर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया है कि हम जो टाइज़ हैं ख़ास तौर पे
उनको मेंटेन करने की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया शरीयत के अंदर। तो ये एक भी बहुत बड़ा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है अगर आप इंडिविजुअलिज्म की तरफ जाते हैं। और उससे फिर लेटर ऑन आप ये देखें कि अगर हर बंदा फिर इंडिविजुअलिज्म की तरफ जाने लग जाएगा ना, तो जिन वैल्यूज़ की हम बात करते हैं ना जी, सैक्रिफाइस किसी और के लिए करना, कभी कभी अपनी नीड के ऊपर आप जब दूसरों को एक तरह प्रेफरेंस दे रहे हैं सेक्रीफाइस के अंदर, ये सारी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं ये आहिस्ता आहिस्ता फिर ख़त्म होती जाएंगी, ऐसे ही है, इनकी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये चीज़ हमें नज़र आ रही है, अपने माशरे में भी नज़र आ रही है। इवन बहन भाइयों में गैप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। यानी पेरेंट्स का तो चलो वो एक सैड स्टोरी है ही, बट बहन भाइयों को नहीं आपस में पता होता, आपस में कोई हाल चाल नहीं पूछते। और स्पेशली पेरेंट्स की डेथ के बाद तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। यानी एक पेरेंट्स तो एक वजह बनते हैं ना कि चलो बहन भाई आपस में मिल रहे हैं जोड़ने के लिए, लेकिन पेरेंट्स की डेथ के बाद तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। अभी मैं भी, किसी ने मुझे बताया अपनी फैमिली के बारे में कि उनकी मदर हैं, उनको हार्ट अटैक हुआ है और वो यूके से जो है ना आ रही थी। तो बड़ा वो सैड एक मोमेंट था उनके लिए भी। उन्होंने मुझे बताया कि भाई जो हैं वो सारे अपनी अपनी लाइफ्स में लगे हुए हैं और मदर बेचारी, उनको हार्ट स्ट्रोक हुआ है और वो देखने के लिए आ रही हैं। तो मैंने वजह भी पूछी कि ऐसी आखिर क्या वजह है, तो उन्होंने कहा कि असल में ये मदर ने सारी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट कर दी ड्यूरिंग हर लाइफ। तो ये भी एक, बल्कि इनके बारे में भी था, आयशा के बारे में आपने ही बताया, जो सीनियर एक्ट्रेस थी, कि उन्होंने अपनी लाइफ में चूँकि जायदाद ही सबको दे दी तो फिर बच्चों ने पूछा ही नहीं। तो डज दिस मीन कि जायदाद तो ऑब्वियसली देखे ना जब डेथ होती है, शायद इसीलिए यही हिकमत है इसके पीछे कि असल अपनी लाइफ ये में भी जायदाद नहीं हमारे इधर डिस्ट्रीब्यूट ना, करनी चाहिए। हमारे इधर एक बड़ी गलतुल आम चीज़ है, कॉमन मिसकंसेप्शन है कि ड्यूरिंग लाइफ जो है वो बंदा अपनी विरासत तकसीम कर सकता है। जो विरासत है, इनहेरिटेंस है, उसका कॉन्सेप्ट ही पाया जाता है आफ्टर वंस डेथ, और वो आप खुद से अपनी ज़िंदगी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि रीज़न बीइंग यू डू नॉट नो कि आपके इनहेरिटर्स में से आपकी डेथ के टाइम पे कौन कौन लोग ज़िंदा होंगे। मेरे एक फ्रेंड सर्कल ही के अंदर केस हुआ था। बेसिकली उसके दादा थे एंड उन्होंने ज़िंदगी के अंदर ही अपने बेटों के अंदर और बेटियों के दरमियान बेसिकली विरासत तकसीम कर दी। एंड सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की कदर ऐसी हुई कि ही वाज अलाइव व्हेन वन ऑफ हिज सन डाइड। सो यानी इसलिए शायद शरीयत की हिकमतों में से एक हिकमत ये भी है। तो जहाँ तक आपने टाइज़ की अली भाई बात की ना, क्योंकि हम टाइज़ के ऊपर मेनली बात कर रहे हैं, तो इसमें ये चीज़ हमारे माशरे के अंदर अली भाई समझना बहुत ज़रूरी है कि हमने ये समझ लिया हुआ है कि रिश्तेदारी कायम करना सिर्फ तब है जब अगला मेरे साथ अच्छा कर रहा होगा। यानी जब तक अगला आपके साथ अच्छा कर रहा है ना, आई एम गुड विद हिम। एज सून एज आपको अगले की तरफ से कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो इंसान कहता है नहीं जी अब तो हम नहीं कर सकते। और हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो बंदा सिर्फ इसीलिए रिश्तेदारी मेंटेन कर रहा है कि अगले रिश्तेदारी मेंटेन कर रहे हैं, तो ये रिश्तेदारी मेंटेन करना नहीं है। असल रिश्तेदारी मेंटेन करना ही वो है कि जब अगला आपसे तोड़ने की कोशिश करे तो आप जोड़ने के लिए आगे बढ़ें। सो ये एक मेंटालिटी भी जो है ना, ये बड़ी एब्सर्ड है कि अगला ठीक होगा तभी हम ठीक रहेंगे। इसी के मुतालिक एक और बड़ी मशहूर हदीस है कि एक सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और वो कहते हैं कि अब ये भी चीज़ ना बड़ी कॉमन है कि वो आके कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अपने रिश्तेदारों के पास जाता हूँ और 3 मेन चीज़ें उन्होंने कही। नंबर 1, आई बेसिकली ट्राई टू कनेक्ट विद देम, दे बेसिकली कट मी ऑफ। नंबर 1। नंबर 2, दे अब्यूज़ मी, एंड नंबर 3, दे इंसल्ट मी। 3 बातें कही साहबी ने, और वो कहते हैं लेकिन स्टिल आई ट्राई टू कनेक्ट विद देम। जिस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अगर तुम ये जो बता रहे हो ऐसे ही कर रहे हो, इट इज़ एज इफ़ यू आर थ्रोइंग हॉट डस्ट इन देयर माउथ, और तुम्हें चाहिए कि तुम अपना काम करते रहो। हम ना ये चीज़ समझना छोड़ देते हैं कि हमारा जो अपना रोल है ना, हमने वो अदा करना है। हम फ़ौरन इस कंक्लूजन के ऊपर आ जाते हैं क्योंकि देखो अगला नहीं कर रहा तो मुझे भी करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसी। और देखें ये कुछ ना मॉडर्न टर्मिनोलॉजीज़ आई हैं आजकल, बड़ी कॉमन हो गई हैं। आपको, मैंने भी 90s का दौर देखा, आपने भी 90s अर्ली 2000 का दौर देखा है। आप मुझे बताइए, जो वर्ड है टॉक्सिक, ये हमारे ज़माने में था कोई कॉमन कि ये टॉक्सिक बंदा है, ये टॉक्सिक फ्रेंड है? नहीं, दिस वर्ड टॉक्सिक इज अ प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, मैं इस पे पढ़ रहा था, इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। ये जो सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है, जो हाइपर
जब इंटरनेट बहुत एक्टिव हुआ, असल में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं और इसके पीछे ना पूरी साइकोलॉजी है। नेगेटिव कॉनोटेशन तो है ही, लेकिन वो वर्ड्स ऐसे हैं जो सबकॉन्शियस लेवल पे आपको लर्नेड हेल्पलेसनेस की तरफ ले जाते हैं और आपसे जिम्मेदारी को शिफ्ट करते हैं दूसरे पे। यानी इट्स वेरी इजी कि मेरी आपसे नहीं बन रही, बजाय कि मैं ये देखूँ यार मेरी भी कोई गलती होगी, मैं पता क्या कहूँगा, यार ये बंदा ये टॉक्सिक है, यानी ये बंदा टॉक्सिक है, ये मुझे इफ़ेक्ट करता है और इसके इफ़ेक्ट करने से मैं इफ़ेक्ट हो रहा हूँ, और एक तो उससे मैं लर्नेड हेल्पलेसनेस का शिकार। आजकल आपने देखा है कि बच्चे बड़ा इजीली कह देते हैं मेरा टॉक्सिक बाप है, जजमेंटल एकदम फौरन होकर मेरे वो पेरेंट्स टॉक्सिक है, हाँ, उनकी टॉक्सिक पेरेंटिंग है। मतलब व्हाट इज़ मेंट बाय टॉक्सिक बंदा? भाई लोगों में कमियां होती हैं, वीकनेसेस होती हैं, कुरान ने तो टॉक्सिक का वर्ड कहीं नहीं जो है ना वो आप इस्तेमाल